अगर आप तलाश में एक अल्टीमेट गेमिंग पीसी की, तो इससे ज्यादा ताकतवर पीसी नहीं हो सकता। इस पीसी में सबसे ताकतवर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। इसमें बहुत पैसे लगेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस ऐसी होगी कि जैसी किसी और पीसी में नहीं मिल सकती। अब मैं आपको एक एक करके कंपोनेंट्स दिखाई दे रहा हूं सारे, जो हम इस ताकतवर पीसी में यूज कर रहे हैं। जीपीयू में हमने यूज किया है कलरफुल की तरफ से आने वाला उनका iGame GeForce RTX 4090 Vulkan OC-V। कितना छोटा नाम है, और जितना छोटा नाम है, मेरा मतलब बड़ा नाम है, उतना ही बड़ा ग्राफिक कार्ड है, बहुत बड़ा ग्राफिक कार्ड है। वन ऑफ द बिगेस्ट 4090 वो ग्राफिक कार्ड है जिसमें आपको मैक्सिमम एफपीएस मिल सकते हैं 4K पे हाईएस्ट सेटिंग्स पे। रे ट्रेसिंग भी ऑन कर लो, सारी सेटिंग्स ऑन करने के बाद भी मैक्सिमम एफपीएस एट 4K। 4090 की प्राइस बहुत ज्यादा है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिन्हें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। सीपीयू में हमने यूज किया है AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 9 7950X, जिसमें रेडियन ग्राफिक्स भी लगे हुए हैं। पहले आप जानते हो AMD के सीपीयूज में ग्राफिक्स लगे हुए नहीं आते थे, कई सीपीयूज ऐसे हैं, लेकिन आजकल नए सीपीयूज जो आ रहे हैं AMD की तरफ से, उसमें ग्राफिक्स लगे हुए आते हैं। ये 16 कोर 32 थ्रेड का प्रोसेसर है। लेकिन हमने 3090 क्यों नहीं लिया? इसका सिंपल और शॉर्ट आंसर देना चाहूंगा मैं, अपग्रेडेबिलिटी, और दूसरा कहना चाहूंगा इजी अपग्रेडेबिलिटी। 7950X इस समय 3900K से या तो चीपर है या फिर उसके बराबर प्राइस पे मिल रहा है। उसके मदरबोर्ड्स भी काफी सस्ते हो चुके हैं। मदरबोर्ड में हमने लिया है Asus की तरफ से आने वाला टफ गेमिंग X670E प्लस। इसका भी बड़ा छोटा नाम है। ये वन ऑफ द चीपर साइड X70E मदरबोर्ड है, जबकि आप जानते हो X70E मदरबोर्ड्स महंगे होते हैं। ये इतना सस्ता है कि कई B650E मॉडल से भी सस्ता पड़ता है। आपको सारे फीचर्स मिलते हैं इस मदरबोर्ड में जो आपको एक X670E मदरबोर्ड में मिलने चाहिए, मुकाबले में एक नॉन ई मदरबोर्ड के। रैम में हमने यूज करी क्रूशल की तरफ से आने वाली उनकी DDR5 रैम 4800 मेगाहर्ट्ज पे चलने वाली 16 GB की 4 रैम्स यूज करी हैं, तो टोटल हमारी 64 GB रैम हो गई। ये रैम बड़ी सिंपल है, इसमें कोई फैंसी हिट स्प्रेडर्स नहीं लगे हुए हैं, कोई RGB नहीं है, बड़ी सिंपल सी रैम है। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ी अच्छी रैम ले लो, जिसमें हिट स्प्रेडर्स भी लगे हो या फिर ARGB भी हो और थोड़ी तेज हो। वैसे ये रैम भी 4800 के लिए रेटेड है, लेकिन अगर आप इसे ओवरक्लॉक करना चाहो तो 5500 मेगाहर्ट्ज तक आप ओवरक्लॉक कर सकते हो। PSU मैंने बहुत बड़ा लिया है। PSU में मैंने लिया है एंटेक का सिग्नेचर 1300 वॉट प्लेटिनम। इतनी बड़ी PSU क्यों ली है? 1300 वॉट PSU 80+ प्लेटिनम सर्टिफिकेशन के साथ आती है, फुल्ली मॉडुलर सिग्नेचर सीरीज है उनकी, जो कि नई सीरीज है एंटेक की तरफ से आने वाली। 100% जापानीज हैवी ड्यूटी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। एक ही रीजन बताऊंगा मैं आपको, अपग्रेडेबिलिटी करने को तो आप इसमें 1000 वॉट की PSU भी यूज कर सकते हो। केस बड़ा ही सब्जेक्टिव होता है। केस मैंने लिया है इसमें Zebronics Helios, ये मेरे पास सबसे बड़ा केस है। और आप भी कोई भी केस ले रहे हो इस तरह के पीसी बिल्ड के लिए, बहुत ही बड़ा केस लो जिसमें बाद में घिचपिच ना हो, क्योंकि इसमें 4090 जैसे ग्राफिक कार्ड और 360mm जैसे AIO हैं। आपको भविष्य में परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस केस में ये थोड़ा स्पेशल केस है, इन्फिनिटी मिरर भी लगा हुआ है। आप चाहो तो लेटेस्ट कोई भी SSD, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली बड़े से बड़े SSD कोई भी लगा सकते हो आप इस मदरबोर्ड पे, लेकिन बड़ा सब्जेक्टिव है। चाहो तो एक 4 TB की M.2 SSD लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि 2 M.2 लगा रखी है आपने, 3 SATA SSD लगा रखी है, 4 हार्ड डिस्क लगा सकती है। तो आपके ऊपर है कि कैसी आपकी जरूरत है, कितनी आप स्टोरेज रखना चाहते हो। कूलर में मैंने लिया है डीप कूल की तरफ से आने वाला उनकी इन्फिनिटी सीरीज का LS720 360mm का AIO है, 360mm का, यानी कि 3 120mm के फैंस लगते हैं इसमें, जो कि ARGB फैंस हैं। इसका भी जो पंप ब्लॉक है उस पर आपको इन्फिनिटी मिरर मिल जाता है। हमारे केस पे भी इन्फिनिटी मिरर हो गया, AIO पे भी इन्फिनिटी मिरर हो गया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, डीप कूल के जितने भी AIOs है, थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है इंस्टॉलेशन में, मैं वो आपको दिखाता हूं आगे बिल्ड में भी। और मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि मॉनिटर इस पीसी के लिए बहुत ही खास होना पड़ेगा, और मैं इस वीडियो में आपको बता नहीं सकता। इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा कि इस तरह के बड़े बड़े बिल्ड्स के लिए, खतरनाक 4090 वाले पीसीस के लिए कैसे मॉनिटर्स यूज करने चाहिए। वो अलग से आप वीडियो देखना, जब बन जाएगा तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये सारे जो मैंने प्रोडक्ट्स बताए ना, इनकी अगर आपको अभी प्राइस जाननी हो तो आप लिंक्स जाके चेक कर लो डिस्क्रिप्शन में। वैसे इनकी टोटल कॉस्ट बैठती है करीबन 3.5 लाख, और ये पूरा पीसी बिल्ड जब मॉनिटर वगैरह भी आ जाएगा और आपके पेरिफेरल्स भी आ जाएंगे तो करीबन 5 लाख का पड़ेगा आराम से। चलिए पीसी बिल्ड करना शुरू करते हैं। पीसी बिल्ड करने के लिए सबसे पहले मैंने मदरबोर्ड को अनबॉक्स कर लिया है। आपको पूरी अनबॉक्सिंग भी दिखाता हूं कि इस मदरबोर्ड में क्या क्या निकलता है।
ये अपना टफ गेमिंग का मदरबोर्ड है, X670E मदरबोर्ड आता है। काफी सस्ता है इसलिए मैंने चूज किया है। इसमें वैसे इसका वाईफाई मॉडल भी आता है, आप चाहो तो वाईफाई मॉडल भी खरीद सकते हो। ये वैसे नॉन वाईफाई वाला मदरबोर्ड है। सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं। इसकी M.2 जितनी भी आपको चाहिए, लेटेस्ट आपको M.2 लगानी है, DDR5 रैम का सपोर्ट, आपके जो AM5 आपने सॉकेट लिया है AMD का, उसका सपोर्ट, सारे नए CPUs लग जाएंगे। और भविष्य में आने वाले भी AM5 सॉकेट को आप जानते हो AMD कमिट कर रहा है, तो उसमें जो भविष्य में भी CPUs आएंगे वो भी आप इस पे लगा सकते हो। देखने में कुछ ऐसा लगता है ये मदरबोर्ड, सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, कोई कमी नहीं है। X670E वाला मदरबोर्ड लिया है आपने। इसके साथ आपको वही जो चीजें मिलती हैं मदरबोर्ड के, वैसी चीजें मिल जाएंगी। SATA केबल वगैरह मिल जाएगी, कुछ M.2 के लिए स्क्रूज मिल जाएंगे। ये आपको थोड़ी पोथापत्री मिल जाती है, CD वगैरह मिल जाती है। CD का तो जमाना जा चुका है, बुकलेट भी आपको दिख गई। लेकिन अपने मदरबोर्ड के बारे में एक बार को आप किसी की बुकलेट पढ़ो ना पढ़ो, आप ग्राफिक कार्ड की बुकलेट मत पढ़ो, आप किसी और चीज की मत बुकलेट पढ़ो, लेकिन मदरबोर्ड की जरूर पढ़नी चाहिए। मदरबोर्ड पे ऐसी चमत्कारी बातें लिखी होती हैं इसकी बुकलेट में, जो आपको पढ़ने के बाद ही समझ में आती है कि मदरबोर्ड में इतनी सारी चीजें होती हैं, आपको शायद ही कोई होता हो जो मदरबोर्ड के सारे फीचर्स को यूज करता हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके मदरबोर्ड में क्या क्या आता है। सारे स्क्रूज वगैरह मैंने आपको दिखाई दिए हैं, इसमें सारी चीजें दिखा दी हैं। अब आप जानते हो कि बिल्ड करने के लिए मैं आपको एक चीज हमेशा बताता हूं कि बेस्ट प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के लिए मदरबोर्ड का डब्बा होता है। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपके मदरबोर्ड पे कोई चोट नहीं पड़ेगी, क्योंकि कार्डबोर्ड थोड़ा सॉफ्ट होता है और मदरबोर्ड के नीचे थोड़ी सी पिंस निकल रही होती हैं, उन पे कोई फर्क ना पड़े। अगर आप जमीन वमीन पे रख के बनाओगे तो दिक्कत होगी, वरना तो आप कर सकते हो जैसे मैंने मैट दिखाया उस पे बना लो। वैसे मैं मदरबोर्ड के डब्बे पे बनाता हूं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं CPU मैंने अनबॉक्स करके आपको दिखा दिया है। CPU कुछ ऐसा आता है, सिर्फ CPU निकलेगा, इसमें कूलर नहीं निकलेगा। डब्बा जरूर इतना बड़ा है, डब्बे के अंदर और कुछ नहीं है, सिर्फ फोम ही फोम भरी हुई है, सिर्फ CPU निकलता है। ये चाहते तो थोड़ा छोटा डब्बा भी हो सकता था, लेकिन इतना महंगा प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो दिखना भी चाहिए महंगा। मदरबोर्ड पे CPU इंस्टॉल करने के लिए पहले आप ये कवर निकाल लोगे, ये पिन आप हटा लोगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, CPU निकाल के उस सॉकेट में रख देना है। कोशिश ये करिएगा कि नीचे की पिनों पे आपका लगे ना उंगलियां। पीछे से कुछ CPU ऐसा दिखाई देता है। अब मैं आपको ये एरो दिखा रहा हूं, एरो को आपको अलाइन करना है जो मदरबोर्ड पे लगा हुआ एरो है। मैंने ये CPU रख दिया, लेकिन एक मैंने थोड़ी सी गड़बड़ करी है। जब आप CPU को सिर्फ छोड़ो मत, वहां पे एक बार हिला के भी देख लो कि सही जगह पे लगा हुआ नहीं लगा हुआ है, और जब लग जाए तो ऐसे करके पिन आप बंद कर दो। अब मैं आपको दिखा रहा हूं AIO जो डीप कूल की तरफ से आता है, उनका 360 mm का AIO। ये बड़ा टाइम लेता है। लोगों को लगता है कि हम जो है CPU जो इंस्टॉल करना है वो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि AIO होता है जो सबसे ज्यादा दिमाग चाटता है। सीरियसली बता रहा हूं आपको। AIO और खासकर डीप कूल का, हो सकता है किसी और कंपनी का AIO होता हो तो वो थोड़ा आसानी से लग जाता हो, लेकिन डीप कूल के AIO में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई है। बाय द वे 360 mm का AIO मैं आपको बता ही चुका हूं। जो इसका पंप ब्लॉक है, सही में बहुत बड़ा पंप ब्लॉक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें प्रोप्राइटरी कनेक्टर्स आते हैं। मैं आपको इसके इंस्टॉलेशन में अभी बकायदा एक एक करके एक एक चीज दिखाऊंगा कि AIO कैसे इंस्टॉल होगा। कोई स्टेप स्किप नहीं करूंगा, मैं कोशिश तो ये करूंगा कि पूरा शूट करूं, वरना ज्यादातर क्या होता है ना, बिल्ड और शूट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए जो है कई स्टेप्स जो है स्किप कर दिए जाते हैं। लेकिन मैं इसको AIO का पूरा इंस्टॉलेशन आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब फिलहाल तो मैं पहले इसमें फैंस जो है इंस्टॉल कर ले रहा हूं एक एक करके। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जो प्रोप्राइटरी कनेक्टर है ना, थोड़ा मुझे आसानी हुई। एक फैन को आप दूसरे फैन में कनेक्ट कर सकते हो, तो डेजी चेनिंग हो सकती है। डेजी चेनिंग आप समझ गए ना, कि आपको सारे फैन अलग अलग तार नहीं ले आने, एक फैन से तार निकलेंगे दूसरे में लग जाएंगे, और अल्टीमेटली जो आपको कनेक्टर मिलता है अलग से उसमें आप लगा लो, और जो आपको AIO का पंप है वो भी जो है कनेक्ट कर लो अपना, और SATA पावर आपको देनी होगी। बस ये मेरा AIO तैयार हो गया है। इसमें सारी चीजें दे रखी है, इसके कनेक्टर में SATA पावर भी दे रखी है, ARGB के लिए भी दे रखा है, सब चीजें दे रखी हैं। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि IG मेरे को नहीं समझ में आ रहा इतने सारे तार वार देख के, तो वो आप मैनुअल से पढ़ सकते हो। ये मैं आपको पंप ब्लॉक दिखा रहा हूं, इसमें आप देख सकते हो कि पेस्ट पहले से लगा हुआ है। पेस्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं कोई ड्रॉप नहीं गिराऊंगा। और मैंने उस पे जो है पंप ब्लॉक पे भी इंस्टॉलेशंस कर लिए हैं। अब मदरबोर्ड पे जो है मैंने जो इसके पहले से लगे हुए थे, जो पहले से मदरबोर्ड पे लगाते थे, वो खोल लिए। बैक प्लेट में कुछ नहीं लगा रहा हूं। AM5 पे CPU अगर इंस्टॉल हो रहा है तो आपको पीछे बैक प्लेट कोई नहीं लगानी पड़ेगी। अगर लगानी पड़ती तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता। ये पहले से ही जो ब्लैक प्लेट आती है इसकी मदरबोर्ड की, उसी पे आपको इंस्टॉल करना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि IG उसमें तो बहुत सारे स्क्रूज वगैरह आते हैं, कैसे पता चलेगा कि क्या लगाना है? मैं आपको बताऊं, बुकलेट में बहुत क्लियरली दे रखा होता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो बुकलेट भी देखने को जरूरत नहीं है। आप जो स्क्रूज दिखाई दे रहे हैं, आप उसी को देख लो कि कौन सा स्क्रू लग रहा है, वो लग जाएगा आपका।
अब मैं अपना जो है ये पंप ब्लॉक रखे दे रहा हूँ AIO का, और अब मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना है, स्क्रूज लगा देने हैं। फिर भी मैं बताना चाहूंगा, पुराने कई इंस्टॉलेशन से ये इजी था, ये सही में इजी था पहले के इंस्टॉलेशन में, वरना बैक प्लेट लगानी पड़ती है ना तो थोड़ा चमत्कार होता है। वैसे अगर आप ये इंटेल का बिल्ड बना रहे होते ना तो इसके साथ जो आया था इंस्टॉलेशन का पूरा तामझाम, उसके लिए आपको बैक प्लेट लगानी पड़ती इंटेल के लिए। फिलहाल ये AM5 के लिए बिल्कुल रेडी है तो बैक प्लेट नहीं लगानी पड़ी। इसमें आपको ये रोटेटेबल जो है इसका ये इन्फिनिटी मिरर ग्लास भी मिलता है, ये लोगो आप चेंज भी कर सकते हो। अब मैं जो है इसके जो पंप जो है उसका भी कनेक्शन लगाई ले रहा हूँ यहाँ पे CPU मदरबोर्ड पे, और जो पंखे हैं उनका भी कनेक्शन लगा दिया। अगर ये कनेक्शन नहीं लगाऊंगा ना मैं और ऐसे ही स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा तो PC चलेगा नहीं। अब रैम इंस्टॉल करने का टाइम है। ये रैम जो है, वैसे कई रैम्स होते हैं बॉक्सेस में आती हैं, कई रैम्स जो होती हैं इस तरह के प्लास्टिक के पैकेट्स में आती हैं। बड़ी सिंपल सी रैम है जो इस बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, 4800 पे चलने वाली बड़ी सिंपल सी रैम, कोई तामझाम नहीं, कोई हीट स्प्रेडर नहीं, कोई RGB नहीं, कुछ भी नहीं। ये मैं जमाना हो गया इस तरह की रैम्स जो है खरीदे हुए, इस्तेमाल किए हुए। सस्ती से सस्ती रैम भी खरीदी है मैंने, उसमें भी हीट स्प्रेडर लगे हुए थे। ये मैंने बहुत टाइम हो गया पहले भी लेकिन खरीदी थी बिना हीट स्प्रेडर की, वो भी मेरी क्रूशली थी और आज भी मैं क्रूशली इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉलेशन कई बार मैं दिखा चुका हूं आपको, लॉक ओपन कर लो, फिर रैम आप रखो। देखो मैं तो अब देखता भी नहीं हूं कि रैम कौन सी है, जब मैं लगाता हूं तभी मुझे पता लग जाता है कि नॉच जो अलाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नॉच अलाइन हो रहे हैं तो रैम अंदर चली आएगी, नॉच नहीं अलाइन हो रहे हैं तो अंदर नहीं जाएगी। लेकिन थोड़ी सी ना दिक्कत क्या है हमेशा रैम में भी, ये शब्दों में बता पाना कि कितनी ताकत लगेगी। कई लोगों को लगता है मैं ज्यादा ताकत ना लगा दूं, कहीं रैम तोड़ ना दूं, मैं जो रैम का सॉकेट है मदरबोर्ड पे वो ना टूट जाए, रैम ना टूट जाए। और सच्चाई ये है कि कई बार बहुत बहुत ताकत लगानी पड़ती है। कई बार लोग कहते हैं ताकत लगानी पड़ रही है इसका मतलब कुछ गलत है, क्योंकि मैं भी हमेशा आपसे यही कहता हुआ आया हूं कि ताकत आपको लगानी नहीं पड़ती है, जहां चीजें जानी होती हैं तो वहां चली जाती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि रैम, इन जैसी रैमों पे थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है। दिक्कत क्या है कि हीट स्प्रेडर इस पे नहीं लगा हुआ है, वरना चौड़ी हो जाती है रैम, तो थोड़ा अंगूठों पे कम जोर पड़ता है। फिर भी मैंने यहाँ लगा दी, लेकिन एक गड़बड़ मैंने करी थी, ये लॉक्स जो है रैम के वो खुद से बंद होने चाहिए, ये नहीं कि मुझे उंगली से करना पड़े। अगर मुझे उंगली से करना पड़ रहा है ना तो मतलब सही से रैम इंस्टॉल नहीं हुई है। आइए अब PSU को देख लेते हैं। PSU में मैं आपको बता चुका हूँ एंटेक की सिग्नेचर सीरीज की 1300 वॉट प्लेटिनम PSU यूज कर रहे हैं। PSU बड़ी खतरनाक चीज होती है, आप जानते ही हो, फटने फटाने की भी कई कंपनियों की फटी है PSUs, लेकिन कुछ ब्रांड्स हैं जो मैं ट्रस्ट करता हूँ, उसमें से एंटेक भी है। इनकी मैं 1300 वॉट PSU यूज कर रहा हूँ जो 80+ प्लेटिनम सर्टिफिकेशन के साथ आती है, फुल्ली मॉड्यूलर। सिग्नेचर सीरीज नई है, 100% जापानीज हैवी ड्यूटी कैपेसिटर्स के साथ आती है। और इस PSU में एक खास चीज आपको देखने को मिलेगी जो काफी और PSUs में नहीं देखने को मिलेगी, जैसे होता OC लिंक। OC लिंक होता है, आप डेजी चेनिंग कर सकते हो पावर सप्लाईज की। खरीदने को तो आप इसमें जो है 1000 वॉट की भी PSU खरीद सकते थे। आप भी जानते हो कि 4090 के जो बिल्ड बनते हैं एनवीडिया रिकमेंड करता है कि 850 वॉट की आप ले लो PSU, उतनी आपके लिए बहुत है। लेकिन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बहुत बड़ा रीजन होता है कि मैं जितनी भी जरूरत है, जितनी रिकमेंडेड है, उससे बड़ी PSU आपको खरीदने की कहता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा फ्यूचर प्रूफ हो जाती है। ये जो आप PC बना रहे हो इसकी सारी चीजें बदल जाएंगी, सारी चीजें आउटडेट हो जाएंगी। दो चीजें होंगी जो शायद आउटडेट नहीं होंगी, शायद कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर 100%, 99% जो है वो नहीं आउटडेट होती। दो चीजें क्या है, एक होगी PSU और दूसरा होगा कैबिनेट। अगर आप यही PC 10 साल तक चलाना चाहते हो ना तो चलेगा। अब PSU आपको क्यों बदलनी पड़ेगी, तब बदलनी पड़ेगी जब वो आपकी इनफ नहीं होगी। तो ये हम ऐसा करेंगे ही नहीं। हमने इतनी बड़ी PSU ले ली है कि आगे आप अपग्रेड करना चाहते हो, भाई 7950X इतनी पावर खा रहा है, कल AMD का कोई CPU आएगा वो भी ज्यादा पावर खाएगा, कोई बड़ा ग्राफिक कार्ड आएगा वो और ज्यादा पावर खाएगा। और अगर आप और कंपोनेंट चलाना चाहते हो अपने PC में तो आपको अलाउड है, क्योंकि आपकी PSU में बहुत ताकत है। 1300 वॉट आपको 10 साल तक चलाने के लिए काफी है। अब आइए PSU के बारे में बहुत बात हो गई, मदरबोर्ड पे इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने अपना जो ATX पावर है मदरबोर्ड के लिए वो दे दी है 24 पिन, और मैंने CPU को भी पावर दे दी। ये दो चीजें तो मस्ट है, मतलब एक आपने मदरबोर्ड को पावर दी, एक आपने CPU को पावर दी। अब AIO चलाने के लिए पहले CPU, लेकिन ये थोड़ा लगाने मुश्किल होते हैं, ये थोड़ी ताकत मांगते हैं, लेकिन लग जाते हैं। अब सीधे जो है PSU से निकलने वाला पावर सॉकेट है वो अपनी पावर ब्रिक में लगा लो, अब इसे पावर देनी है। ये पावर ब्रिक आप देख लेना आपकी चालू है कि नहीं। कई लोग क्या होता है PC बिल्ड बना लेते हैं, लगाते हैं सॉकेट और उनकी पावर ब्रिक में वो पावर नहीं आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप याद रखो, मैं HDMI पोर्ट जो है ना मदरबोर्ड में लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे 7950X पे रेडियन ग्राफिक्स आते हैं, यानी कि
अगर मैं यहाँ मदरबोर्ड से लूंगा ग्राफिक्स तो मिल जाएंगे, मुझे ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। वरना एक टाइम आता था कि मुझे ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ता था अगर मैं AMD का CPU इंस्टॉल कर रहा हूँ, AM4 वाला, क्योंकि ज्यादातर AMD के CPUs में आपको पता है ग्राफिक्स नहीं आते हैं। अब मैंने पावर ऑन कर लिए, चेक कर लो आप पावर ऑन कर लिए नहीं कर लिए। अब आपको पता है कि जो पावर वाले 2 पिन होते हैं उन पे आप कनेक्ट करोगे तो आपको पावर मिल जाती है। यहीं पर हम अपना पावर बटन का भी वो सॉकेट लगाते हैं, तो वही आप स्क्रू से अगर एक बार छुला दोगे तो ये पीसी ऑन हो जाता है। और पीसी ऑन हो जाएगा तो आपको कुछ ना कुछ मॉनिटर पे दिख जाएगा, मॉनिटर पे कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए, यानी कि सब कुछ सही है। अगर कुछ नहीं आता है मॉनिटर पे तो कुछ गड़बड़ है, तब आपको सतर्क हो जाना चाहिए, तब आप चेक करना शुरू करो कि क्या रह गया। ये पूरा तामझाम मैं आपको दिखा रहा हूं। बाय द वे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये वाला मॉनिटर क्यों यूज कर रहा हूं मैं, छोटा वाला। मैं सही बताऊं, मेरे लिए काम करना आसान हो जाता है। लेने को तो मैं कोई और मॉनिटर ले लेता, कनेक्ट कर लेता। वैसे तो आप भी जो खरीदोगे मॉनिटर उसी के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे, लेकिन मेरे को काम करने को आसान हो जाता है, इसलिए मैं ये छोटा वाला मॉनिटर ले लेता हूं। इसके लिए अलग से मुझे पावर वावर भी नहीं भेजनी पड़ती। USB के ही इसमें 2 पोर्ट होते हैं, वही 2 पोर्ट मैं लगाता हूं उसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर, और HDMI निकालता हूं और मस्त मेरा एक्सपेरिमेंट हो जाता है। ये जो हमने किया अभी चला के देखा है उसे कहते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि सब कुछ सही काम कर रहा है। अब टाइम आ चुका है कैबिनेट में सारी चीजें रखने का। ये थोड़ा सा मुझे ये भी फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट लगता है। बाकी सब तो टेबल पे काम हो रहा था, अब जमीन पे बैठ के काम करना पड़ेगा, उकड़ू पुकड़ू बैठ के, क्योंकि मदरबोर्ड को लिटा के काम करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो मदरबोर्ड को मैं अलाइन कर रहा हूं, इसमें कोई बैक प्लेट नहीं आती है, मदरबोर्ड में बैक प्लेट लगी हुई है, वो मैंने लगा ली। अपना AIO जो है वो भी कैबिनेट में मैंने सेट कर लिया है, जगह बना ली है फिलहाल। अभी मैं इसे कसूंगा, और आपने देखा मैंने सारे तार खोले, लेकिन ये AIO कुछ नहीं खोला मैंने, जैसा लगा हुआ है वैसा ही लगा हुआ है। मदरबोर्ड पहले मैं कस लेता हूं क्योंकि मदरबोर्ड ना हिले डुले। मदरबोर्ड कसने के बाद अब मैं AIO कसूंगा। लेकिन अब आप देख सकते हो कि थोड़ी फीलिंग आ रही है कि अब पीसी बिल्ड बन गया है। ये खोलने के लिए मदरबोर्ड AIO लगाने के लिए मैंने फ्रंट जो है खोल लिया है। फ्रंट ज्यादातर ऐसी ताकत लगा के खुल जाते हैं, इनमें कोई स्क्रू वगैरह से नहीं लगे होते हैं। ये मैंने AIO अपना कस लिया। जब फ्रंट खुल जाता है ना तो सामने से जगह मिल जाती है आपको, तो जो स्क्रूज है ना ये भी आपको AIO के साथ मिल जाते हैं, नहीं तो आपके कैबिनेट्स में हर तरह के स्क्रूज होंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कभी शायद ही कभी ऐसा होता हो कि स्क्रूज कम पड़ गए, आपके पास जितने कंपोनेंट्स है कि स्क्रूज कम पड़ गए, जो कैबिनेट के साथ आए थे वो भी कम पड़ गए, और AIO वगैरह इन सारी चीजों के साथ जो स्क्रूज आ रहे हैं वो कम पड़ गए। ऐसा कभी नहीं होता है। ये मैंने लगा लिया, ठोक लिया, एकदम सेट हो चुका है मामला। अब जो है मैं इसमें PSU इंस्टॉल करने जा रहा हूं। वैसे तो कई बार तो मैं PSU पहले इंस्टॉल कर लेता हूं, लेकिन अब मैंने बाद में करी है। इसकी एक वजह थी, मैं ये कंफर्म होना चाहता था कि मेरा AIO आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो मुझे फिर दूसरा कैबिनेट लाना पड़े। लेकिन मेरा AIO आ गया, दिक्कत नहीं हुई। और आप ये ध्यान रखो, जो मैं संकोच कर रहा हूं ना 360mm AIO का, अच्छे कैबिनेट्स में नहीं फिट हो पाता है, और 360mm AIO फिट हो जाएगा तो 4090 जैसा ग्राफिक कार्ड नहीं फिट होगा। तो इसलिए मेरी हाई रिकमेंडेशन है कि आप 4090 जैसा ग्राफिक कार्ड लगा रहे हो और सामने आपको 360mm का AIO भी लगाना है उसके। अब ये मैंने पीसी ऑन कर लिया है। अब ये चांस है, एक बार मैंने सब दोबारा कनेक्शन करे हैं ना, तो मैं कंफर्म होना चाहता हूँ कि सब कुछ सही है, वरना तो मैं ग्राफिक कार्ड डायरेक्ट लगाने लगता है। लेकिन मैं बार बार एक बार टेस्ट करता रहता हूँ चला के कि सब कुछ सही चला। अभी मैं कैबिनेट में सब कुछ इंस्टॉल किया है, सारे AIO VIO दोबारा से मैंने PSU इंस्टॉल करके सारे कनेक्शंस किए हैं, तो एक बार चेक कर लूँ। और कामयाबी मिल चुकी है, बायोस आ चुका है, टफ गेमिंग का मुझे मॉडल दिख गया। अब टाइम आ चुका है आखिरी स्टेप का, जो सुपर स्टार है अब इस पूरे पीसी बिल्ड का, जो कि है RTX 4090 ग्राफिक कार्ड। उसको मैं करूंगा अनबॉक्स, एक एक चीज दिखाऊंगा आपको इस ग्राफिक कार्ड की, क्योंकि बहुत ही स्पेशल ग्राफिक कार्ड है। शायद ही कभी आपको इस तरह के ग्राफिक कार्ड देखने को मिलते हो। आप भी कहोगे आई जी ठीक है, RTX 4090 है, ताकतवर ग्राफिक कार्ड है। एक बात मैं आपको बता दूं, कई कंपनियां हैं जो ग्राफिक कार्ड दे तो रही है 4090 जैसा, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे खर्च कर रहे हो। तो उसके साथ आपको कई तरह के खिलौने देखने को मिलते हैं। ग्राफिक कार्ड तो RTX 4090 आपको मिल गया, लेकिन इसके साथ मैंने आपको कई खिलौने दिखा रहे हैं। आप देखो, इसके साथ आपको अनसंट कई चीजें मिलती हैं और बहुत ही स्पेशल है। और आप देखो, अनबॉक्सिंग का मजा ही कुछ और होता है इस तरह के बड़े प्रोडक्ट्स खरीदने का। कई बार मैं आपको दिखा चुका हूं, लुल से ही होते हैं। जब ठीक है ग्राफिक कार्ड ही चाहिए था तो बॉक्स से क्या मतलब है, लेकिन इस तरह के महंगे आप खरीदते हो ग्राफिक कार्ड तो ऐसे ऐसे बॉक्स मिलते हैं कि जिन्हें देख के मजा आ जाता है। अब टाइम आ चुका है कि इसके साथ हमें कौन कौन से खिलौने देखने को मिलते हैं। ये देखिए, इतनी सारी चीजें तो आपको इस ग्राफिक कार्ड में मिल जाती हैं। ये सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये बहुत सारी चीजें हैं। पहले आपको स्क्रू ड्राइवर मिलता है,
ये स्क्रू ड्राइवर है, ये आपका ग्राफिक कार्ड खोलने में भी मदद करेगा। कभी आपको भविष्य में ओवरक्लॉकिंग करनी हो, वाटर ब्लॉक लगाना हो, तो उसके लिए अगर आपको ग्राफिक कार्ड खोलना है तो उसके लिए भी आपको स्क्रू ड्राइवर दे रखा है, और भी कई चीजों में काम आ जाएगा। अब दूसरी चीज मैं आपको दिखाऊं, ये आपको स्टैंड के पार्ट्स मिल जाते हैं। ये मैं जो आपको दिखा रहा हूं ये स्टैंड के पार्ट्स हैं। ये तीनों चीजें लग जाएंगी, ये मैंने दूसरा निकाला पार्ट और ये तीसरी डंडी निकाली, ये तीनों मिला के स्टैंड बनाते हैं। स्टैंड आपका क्या करता है, आपका ग्राफिक कार्ड इतना भारी है कि वो थोड़ा सा झुकता है एक तरफ। बाय द वे मेरे को नहीं प्रॉब्लम हुई, मैंने खुद देखा, मुझे लग रहा था ये झुकेगा लेकिन नहीं झुका था। लेकिन फिर भी अगर आपके मदरबोर्ड में आपको सुरक्षा चाहिए तो आप ये स्टैंड लगा लो तो झुकेगा नहीं एक तरफ ग्राफिक कार्ड। इसमें आपको ग्राफिक कार्ड के अंदर ग्लव्स भी मिलते हैं, गजब ही हो गया, ग्लव्स भी मिलते हैं। माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी आपको मिलता है ग्राफिक कार्ड सही साफ करने के लिए, मतलब ये चीजें भी मिल रही है। अब इसके साथ कई चीजें मिलती हैं, लेकिन अब मैं आपको स्पेशल चीज दिखाता हूँ इस ग्राफिक कार्ड से मिलती है, वो है स्क्रीन। ये स्क्रीन मिलती है, कितने ग्राफिक कार्ड से होती है स्क्रीन, ये मैं स्क्रीन आपको लगा के दिखाऊंगा ग्राफिक कार्ड पे। बाद में इसमें पीछे पेन आती हैं, तो पेन आप सीधे मैग्नेट की तरह से लग जाती है, कोई इंस्टॉलेशन बड़ी नहीं है। और एक स्क्रीन नहीं, इसके साथ आपको 2 स्क्रीन मिलती हैं। एक स्क्रीन में तो बकायदा आपको नंबर शंबर दिखेंगे, सीपीयू टेम्परेचर जो आप दिखाना चाहो, कुछ ग्राफिक्स दिखाना चाहो वो सब देख सकते हो। लेकिन ये आपको एक कंपोनेंट मिलता है जो आरजीबी के लिए है। लोगों को एक कंपोनेंट नहीं मिलता आरजीबी का लगाने के लिए ग्राफिक कार्ड में, इसमें आपको 2 मिल रहे, चॉइस है, एक लगाओ दूसरा रख लो, चाहो तो दोनों भी लगा सकते हो। एक आपने ग्राफिक कार्ड पे लगा दिया, दूसरी जो स्क्रीन है वो आपको ये कंपोनेंट मिलता है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो है यूएसबी का एक कंपोनेंट निकल आता है और आप अपने मॉनिटर के नीचे रख सकते हो। जो स्क्रीन ग्राफिक कार्ड के साथ मिली है, जरूरी नहीं आपको ग्राफिक कार्ड पे ही लगानी पड़े, इस पे आप लगाओ और इसको आप अपने टेबल पे रख लो, तो दोनों चीजें भी आप लगा सकते हो। मुझे लग रहा था डर कि स्क्रीन जो है एक ही लगानी पड़ेगी। ये डोंगल भाई साहब, ये RTX 4090 के साथ ये खतरनाक डोंगल जो है ना, 4 जिसमें 4 PCI एक्सप्रेस की पिन लगाओ आप, और उसके बाद जो है दूसरा जो है फिर वो एक सॉकेट जब वो चेंज हो जाता है 12 वोल्ट हाई पावर में, वो एक जाता है ग्राफिक कार्ड के अंदर। वो भी मैं आपको इंस्टॉल करके पूरा दिखाऊंगा, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि असली चीज निकाल ली जाए। सीरियसली मैं अनबॉक्सिंग जरूर कर रहा हूँ, और ग्राफिक कार्ड कई आते ही रहते हैं बड़े बड़े भारी, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही भारी है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही खतरनाक ग्राफिक कार्ड है ये। मेरी दम निकल रही है ऐसे हैंड करने में भी, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं पंखे ना दबा दूँ जब इसकी पन्नी वन्नी हटाऊं। लेकिन पन्नी हटाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। इस पे वार्निंग दे रखी है कि इस पर माइनिंग मत करना। अब एक बात बताओ मुझे आप, अगर मैं माइनिंग करूंगा इसमें से तो ये पता कैसे लगा लेंगे कि मैं माइनिंग कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, कि वायलेशन हो जाएगी। हमने तो पहले बहुत करी है माइनिंग ग्राफिक कार्ड्स में, सब नहीं करी है, लेकिन अब तो प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं है। ग्राफिक कार्ड कुछ देखने में ऐसा लगता है, बैक से बैक प्लेट ऐसी है, सामने आपको 3 फैंस मिल जाते हैं, और बहुत ही हैवी ग्राफिक कार्ड है सीरियसली। कलरफुल का आई गेम GeForce RTX 4090 Vulkan OC-V, बहुत ही ताकतवर ग्राफिक कार्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कलरफुल कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हो तो एक वीडियो बना चुका हूं, उसमें मैंने कई प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताया है। इसमें वैसे ये बहुत भारी ग्राफिक कार्ड है, 3.5 स्लॉट कार्ड है ये, मतलब चौथा स्लॉट भी घेर लेगा ये। स्टैंड मैं आपको दिखाई चुका हूं, पहले ही बता चुका हूं। ग्राफिक कार्ड के बारे में और बताता हूं आपको। कई बड़े ग्राफिक कार्ड्स हैं जो 3 स्लॉट लेते हैं, लेकिन ये ग्राफिक कार्ड है जो चौथा स्लॉट भी घेरने लगेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बड़ा आपको केस चाहिए ही चाहिए। अब इंस्टॉलेशन का टाइम आ चुका है ग्राफिक कार्ड का, मैं लिटा के ही करता हूं। ये इतना भारी ग्राफिक कार्ड है, कोई हल्का ग्राफिक कार्ड होता तो शायद मैंने उसे खड़ा करके लगाया होता। अगर आपको और भी वीडियो देखने हो ना तो चैनल पे भी पड़ा हुआ है कि ग्राफिक कार्ड कैसे इंस्टॉल करना है। वैसे तो कुछ नहीं होता, वो लॉक आप खोलो, उसमें बिठा दो आप ग्राफिक कार्ड। ये मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बस ये है कि बहुत भारी चीज होती है, लगाने में दिक्कत होती है। मैंने ये सारे अपने वायर्स लगा लिए हैं, PCI एक्सप्रेस के जो लेके आया था मैं, PCI एक्सप्रेस के चारों उस डोंगल में लगा लिए हैं। PCI एक्सप्रेस का ये जो 12 वोल्ट हाई पावर में कनेक्ट हो गया वो मैं ग्राफिक कार्ड में लगाऊंगा। ये मेरा ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल हो चुका है बिल्कुल। एक बार और पोस्ट कर ले रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, उसके बाद आगे बात करेंगे। अगर अब सब कुछ सही हो गया तो करीब करीब PC बिल्ड पूरा हो चुका है। अब तो स्टोरेज वगैरह इंस्टॉल करनी रह गई है, स्टोरेज आराम से इंस्टॉल करेंगे। ये सब कुछ सही है, बढ़िया एकदम। ग्राफिक कार्ड जो है सही इंस्टॉल हुआ है, सारा बायोस फायोस सब कुछ आ चुका है, सारी इंफॉर्मेशन, मतलब मॉनिटर पे कुछ आ जाए तो सब सही चल रहा है। फिर तो बायोस में आप पहुंच ही जाओगे डिलीट का बटन दबा के, एकदम बढ़िया। तो बनने के बाद पीसी कुछ ऐसा दिखता है और मैं बहुत खुश हूं। ये पीसी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।
जितना मुझे उम्मीद थी उससे ज्यादा। मैं आपको एक एक करके चीज दिखाता हूं कि इस पीसी बिल्ड में क्या खास खास चीजें हैं। एक बात मैं आपको साफ बताना चाहूंगा, खास केसेस में ये केस मेरे पास जो है बहुत खास है, क्योंकि इसमें इन्फिनिटी मिरर लगा हुआ है। ज्यादातर आप देखते हो जो कैबिनेट्स उसमें फैंस लगे होते हैं, मुझे ये इसीलिए खास लगता है केस क्योंकि इसमें इन्फिनिटी मिरर है, जो कई केसेस में नहीं आता है। बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो मैंने कलर सेट किया है वो पर्पल सेट किया है, क्योंकि मैं डार्क थीम रखना चाहता था। मैं कोई इसमें हल्के कलर नहीं लेना चाहता था जैसे येलो और ग्रीन, मैं डार्क ही रखना चाहता था, क्योंकि ब्लैक पीसी बनाया है तो डार्क कलर में पर्पल है। इस केस में मैंने 6 फैंस लगा रखे हैं, 3 तो AIO पे लगे हुए हैं, 3 केस में लगे हुए हैं। ये वो पीसी बिल्ड है जिसमें सही में आप जितने फैंस लगाओ उतने कम है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट जनरेट करेगा, क्योंकि इसमें 2 बहुत ही हैवी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जो कि CPU में है 7950X और आपका ग्राफिक कार्ड्स में है RTX 4090। बहुत ही पावरफुल हार्डवेयर है ये। और मैं आपको इस केस की तारीफें कर रहा हूं ना, मैं आपको ये और बता दूं कि पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है इस केस में बिल्ड करके, इतने बड़े ग्राफिक कार्ड के साथ और इतने बड़े AIO को इंस्टॉल करके, कि पहली बार ये फिल हो पाया है। ये सही में मैंने इसमें माइक्रो ATX मदरबोर्ड और छोटे छोटे ग्राफिक कार्ड भी इंस्टॉल कर चुका हूं, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही खाली जगह पड़ी हुई है। पहली बार इतने बड़े केस में मुझे लग रहा है कि जगह भरी है। और पूरा बिल्ड जो हुआ है वो ब्लैक कलर में हुआ है, जो थीम है इसकी वो ब्लैक है, क्योंकि मैंने ज्यादातर चीजें सब ब्लैक ही इसमें इस्तेमाल करी हैं। और अच्छी बात मुझे ये लग रहा है कि सारे कंपोनेंट्स हार्ड एजेस के साथ आए हैं, क्योंकि आप कैबिनेट्स भी देखोगे बड़े सॉफ्ट एजेस के साथ आते हैं, ग्राफिक कार्ड भी आते हैं वो भी सॉफ्ट एजेस के साथ आते हैं। इसमें हार्ड एजेस हैं, मतलब रेक्टेंगल का मतलब रेक्टेंगल होगा, क्यूबॉइड का मतलब क्यूबॉइड होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस कैबिनेट में आप देखोगे कि जगह बहुत कम रह गई है अब AIO के बीच में और ग्राफिक कार्ड के बीच में। और ये तब ऐसा है जब RTX 4090 जैसा बड़ा ग्राफिक कार्ड मैंने इंस्टॉल कर रखा है। इस तरह के बड़े कैबिनेट्स तो आप जरूर कंसिडर करना जब भी आप 4090 जैसे पीसी पे बिल्ड कर रहे हो, क्योंकि एनवीडिया ने जब इतने बड़े ग्राफिक कार्ड निकाले हैं ना, तो अगले 5 साल में और बड़े ग्राफिक कार्ड ही आएंगे, सब छोटे तो होंगे नहीं। मैंने AIO ऊपर क्यों नहीं इंस्टॉल किया, मैं आपको साफ बात बताऊं कि थोड़ा मैं बचता हूं ऊपर से इंस्टॉल करने में, क्योंकि क्या है यहाँ पे जगह कम रह जाती है, फिर आप ये CPU VPU के तार वार लगाने होते हैं, दिक्कत होती है उनमें। मैं चाहता हूं कि AIO सामने ही हो, लेकिन यही एक कैबिनेट था जो मुझे 4090 भी इंस्टॉल करने दे और सामने की तरफ AIO भी लगाने दे। AIO भी आप समझो इतना चौड़ा होता है, इतनी जगह ले ली इसने। अगर आप चाहो तो इसमें 8GB रैम भी इंस्टॉल कर रख सकते हो। मैंने इसे 4 जो है रैम से पॉपुलेट किया है, क्योंकि इतना बड़ा आप बिल्ड बना रहे हो, सिर्फ 2 ही रैम लगाता तो शायद उतना सुंदर नहीं लगता, तो मैंने इसे 4 रैम से पॉपुलेट किया है। ये आप चाहो तो 8GB भी ले सकते हो रैम्स, हीट स्प्रेडर भी आपको मिल जाएंगे और 8GB मिल जाएगी और तेज स्पीड वाली रैम भी मिल जाएगी। AIO भी जो मैंने इंस्टॉल किया है ना, बहुत ही बड़ा पंप है ये, डीप कूल की तरफ से आने वाला। उनके जितने भी ये वाटर ब्लॉक्स हैं ये बहुत ही बड़े बड़े हैं, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसकी जो RGB है ना, वो भी बहुत ज्यादा लाइट नहीं इमिट कर रही है, मतलब बहुत ज्यादा घेर ले, ज्यादा लाइट हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहता था ये थोड़ा डार्क सा पीसी रहे, और अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे एक और फैन भी इंस्टॉल कर सकता हूं, जो कि मैंने यहाँ नहीं किया है अभी। और मैं आपको दिखाऊं जो बेस्ट पार्ट है इस ग्राफिक कार्ड का, आपको 2 स्क्रीन मिलती हैं, एक ये रही स्क्रीन और एक ये रही। इसमें मैंने जो है अपना वीडियो भी इंस्टॉल कर दिया है। वैसे तो मैं वीडियो पूरा इतनी चौड़ाई का ही करता, लेकिन मेरे पास जो 16:9 वीडियो था, मैंने उसी की जो गिफ्ट कन्वर्ट करके इसमें डाल दिया है। और आप अपने टेम्परेचर्स भी देख सकते हो, टाइम भी देख सकते हो, ये तो सेटिंग सब आपके हाथ में है, जो भी आपको इमेज इंस्टॉल करनी है। ये मैंने फिलहाल ये वाली स्क्रीन इस कैबिनेट में ही रख दी है, चाहूँ तो मैं ये उठा के अपने मॉनिटर के नीचे भी रख सकता हूँ। और मैंने सोचा कि ये स्क्रीन यहाँ भी लग जाती है, इसी कार्ड पे भी लग जाएगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि इस RGB वाले जो कंपोनेंट है इसका क्या इस्तेमाल होगा, ये भी तो बहुत सुंदर लगता है। तो मैंने कहा इन दोनों को इस्तेमाल करना है। वल्कन लगाऊंगा मैं ग्राफिक कार्ड पे, ये स्क्रीन उसके नीचे रख दूंगा या फिर मॉनिटर के नीचे रख दूंगा। और आप देख सकते हो वीडियो इंस्टॉल्ड है, और जो इसका खुद का भी एनिमेशन है, जो इसके खुद में भी आती है, सॉफ्टवेयर से आप कंट्रोल कर सकते हो, वो भी बड़ा प्यारा लगता है, जो वल्कन लिखा हुआ भी आता है। आपका पीसी बंद भी होगा ना और हाइबरनेट है तो भी ये स्क्रीन चलती रहेगी, बड़ा कूल लगता है ये इफेक्ट। इतने पैसे भी खर्च किए और मजे नहीं लिए तो फिर कैसे, इतना 4090 इतना हैवी ग्राफिक कार्ड आप लेके आए हो, तो ग्राफिक कार्ड में आपको चीजें एक्स्ट्रा मिलनी ही चाहिए। सीरियसली मुझे ये स्क्रीन जो है ना बहुत प्यारी लगी। और आप ये समझो इसे हटाना और लगाना कितना आसान है। जैसे कि ये मैंने ये हटा दिया, मैग्नेटिक है ये सब कुछ, ये मैंने यहाँ से हटा लिया, ये मैं यहाँ लगा दूंगा, ये लग गया ग्राफिक कार्ड, कोई टेंशन नहीं। उसने चालू भी कर दिया, आप देखो सब कुछ उसने पकड़ लिया एक बार में ही, कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये आपको डॉक जो है ना ये अलग से मिलता है, ये चाहो तो आप कहीं और भी रख सकते हो, ये मैं हिला सकता हूँ। फिलहाल मैंने जो है ग्राफिक कार्ड के नीचे ही रख दिया है। दोबारा एक बार लगा के दिखाई दे रहा हूँ आपको,
ये मैग्नेट ने पकड़ लिया और ये मैंने वापस यहीं लगा दिया। बिल्कुल कोई इंस्टॉलेशन में पंगा नहीं। मैं आपको अपने दिल की साफ बात बता दूं, इस पूरे कैबिनेट में जो वल्कन ओसी है वही सुपरस्टार है। इस ग्राफिक कार्ड की वजह से ही ये पूरा पीसी बिल्ड कामयाब हो पाया है। अगर ये ब्लैक ना होता और बिल्कुल ईंट जैसा एकदम क्यूबॉइड है, कोई सॉफ्ट एजेस नहीं है, तभी ये मुझे बहुत ही बैड एस ग्राफिक कार्ड लग रहा है। और मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि ये स्क्रीन्स इतनी अच्छी लगेंगी, लेकिन ये मजा ही बांधे दे रही है सीरियसली। इस ग्राफिक कार्ड से मैं बहुत खुश हुआ। और आप समझ रहे हो जो मैं चौड़ाई की बात कर रहा था, ये ग्राफिक कार्ड पूरे 3.5 स्लॉट्स लेता है, यानी कि चौथे स्लॉट में भी एंटर हो जाता है। तो आप ये भी ख्याल रखो कि आपके केस में जगह है कि नहीं है। कई कैबिनेट्स में यही जगह बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ये तो आप जानते हो कि नहीं मिलेगी आपको, लेकिन ये जगह भी खत्म होने लगती है। तो इतना हैवी ग्राफिक कार्ड, उसे चलने के लिए अच्छी जगह मिलनी चाहिए, तो वो इस केस में है। इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो कमेंट्स में लिखिएगा। जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनके मैं आंसर लिख के डिस्क्रिप्शन में चिपका दूंगा, 1-2 दिन बाद चेक कर लीजिएगा। तो अपने क्वेश्चंस जो हैं वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो अब यहीं पे समाप्त होता है। आप चाहें तो बेंचमार्क्स एंजॉय कर सकते हैं। मैं चला। और हाँ, वो वीडियो देखना मत भूलिएगा जिसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस तरह के बड़े बड़े पीसी बिल्ड्स के साथ कौन से मॉनिटर लेने चाहिए। वो वीडियो आप जरूर देखना। जाते जाते मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूं विशाल पेरिफेरल्स.in वेबसाइट को। विशाल पेरिफेरल्स की वजह से ही ये पीसी बिल्ड पॉसिबल हो पाया, नहीं तो ये नहीं होता। आपको अगर बेस्ट प्राइसेस चाहिए कलरफुल जीपीयूज पे या फिर किसी भी कंप्यूटर पार्ट्स पे, मॉनिटर्स पे, लैपटॉप्स पे, तो एक बार विशाल पेरिफेरल्स की वेबसाइट पे आप जाके चेक कीजिएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूं। ये बिल्ड जो 4090 पे हमने पीसी बिल्ड किया है, ये महीनों से हम प्लान कर रहे थे जब से 4090 लॉन्च हुआ है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया था क्योंकि 7950X की अवेलेबिलिटी नहीं थी। मैंने कई कंपनियों से पूछा, लेकिन किसी के पास भी स्टॉक्स नहीं थे 7950X के, या फिर प्राइसेस अवेलेबल नहीं थी। सिर्फ विशाल पेरिफेरल्स ही हैं जो सस्ते से लेके महंगे सामान तक सब कुछ रखते हैं। इसीलिए कई और कंपटीटर्स के मुकाबले में ही आपको बेहतर प्राइस भी अवेलेबल करवा देंगे। और अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है तो वो अवेलेबल भी तो होना चाहिए, तो वो अवेलेबिलिटी भी आपको मिल जाएगी। इसलिए आप कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हो, पीसी से लेकर लैपटॉप तक, तो एक बार इनकी वेबसाइट जरूर चेक कीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है विशाल पेरिफेरल्स.in का। ये बहुत ही पुराने और ट्रस्टेड बिजनेस हैं।